दोस्तों 8 महीने गुजर चुके हैं इस साल को और आज मैं एक बहुत बड़ा दावा करने वाला हूं। पिछले 8 महीनों में बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने जितनी भी फिल्में दी है ना दोस्तों, OMG 2 इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले बधाई के पात्र हैं इस फिल्म के लेखक और निर्देशक अमित राय। बधाई के पात्र हैं पंकज त्रिपाठी जो कि इस फिल्म के हीरो हैं। बधाई के पात्र हैं अक्षय कुमार दोस्तों, जो कि इस फिल्म में एक स्पेशल रोल निभा रहे हैं, मगर मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि वो इस फिल्म में मरहम का काम करते हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों OMG 2, मैं आप सबसे माफी भी मांगना चाहूंगा कि कायदे से इस फिल्म का रिव्यू मुझे 11 अगस्त को ही करना चाहिए था। बहुत देर हो गई, मैंने पहले गदर 2 देखी और फिर मैं कहीं निकल गया था और उसके बाद ये फिल्म नहीं देख पाया। मगर आज जब मैं सिनेमा हॉल से निकला तब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मैंने कितनी बड़ी भूल की थी। इस देश में जहां पठान 1000 करोड़ या गदर 2 500 करोड़ कमाती है, हम उस देश में रहते हैं दोस्तों। मगर इसी देश में OMG 2 जैसी फिल्म भी आती है जो एक बहुत ही बोल्ड मुद्दा एक निहायत ही सेंसिटिव अंदाज में अपने दर्शकों के सामने पेश करती है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दरअसल OMG 2 किस बारे में है। यह कहानी एक परिवार की है। पंकज त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनका बेटा। उनके बेटे का एक वीडियो वायरल हो जाता है। यह वीडियो उन्हीं के क्लासमेट्स बनाते हैं, उन्हीं के सहपाठी बनाते हैं और इस वीडियो में उनका जो बेटा है वो हस्तमैथुन मैस्टरबेशन कर रहा होता है। परिवार की बदनामी होती है। बेटा इस कदर डिप्रेशन में चले जाता है दोस्तों कि वो जहर पीता है पहले और उसके बाद खुद को ट्रेन के सामने भी खड़ा कर देता है। और सबसे शॉकिंग, स्कूल का मैनेजमेंट उसे स्कूल से निकाल देता है, जबकि गलती उसकी नहीं थी। मगर स्कूल का यह कहना था कि तुम एक अपवित्र काम कर रहे थे स्कूल के अंदर। वो जो भी कर रहा था बाथरूम में कर रहा था, मगर क्यों कर रहा था इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। दरअसल उनका बेटा जो होता है ना, उसमें कई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। उनके क्लासमेट्स जो होते हैं उनका हर बार मजाक उड़ाते हैं, ये कहकर, ध्यान से सुनिएगा, ये कहकर कि जो आपके पेनिस का साइज है वो छोटा है, यानी लिंग का साइज छोटा है, उसको लेकर मजाक उड़ाया जाता है। और फिर वो ये सोचता है कि अगर मेरा लिंग छोटा रह जाएगा, मैं बड़ा हूंगा तो मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी, मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, हो सकता है मैं सुसाइड कर लूं। और फिर वो नीम हकीम के तरीके अपनाने लगता है। वो अनाप शनाप लोगों के पास जाने लगता है, उसका एक कॉम्प्लेक्स बढ़ता है, वो वायग्रा तक खा लेता है और वो डिप्रेशन में इस कदर जाने लगता है कि उसके जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह जाता है कि उसके जो लिंग का साइज है वो बड़ा हो जाए। और आखिरकार उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा के उसके कुछ क्लासमेट्स उसका वीडियो बनाते हैं, लीक कर देते हैं और स्कूल उसे क्लास से निकाल देता है, रस्टिकेट कर देता है। फिर यहां पर एंट्री होती है महादेव की, यानी कि अक्षय कुमार। दोस्तों जब यह फिल्म बनी थी तो अक्षय कुमार साक्षात शिव भगवान का किरदार निभा रहे थे। मगर आपको याद है बवाल हुआ था और फिर सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप भगवान शिव का किरदार नहीं निभाएंगे, आप शिव के भक्त का किरदार निभाइए। तो फिर उनका पात्र बदल दिया गया, उनका कैरेक्टर बदल दिया गया। मगर अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल वो शिव भगवान का ही किरदार निभा रहे हैं। और यहां पर शिव के भक्त की यानी शिव के किरदार की एंट्री क्यों होती है? क्योंकि पंकज त्रिपाठी उज्जैन नगरी में शिव का भक्त है, महादेव का भक्त है। और जब उसके बेटे पर यह विपदा आती है तो भगवान से प्रार्थना करता है और फिर भगवान शिव कहते हैं नंदी से कि नंदी जाओ, मेरे एक शिव भक्त को लेकर जाओ और इस परिवार को बचाओ। और उसके बाद अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो नसीहत देता है पंकज त्रिपाठी को कि जिस स्कूल ने तुम्हारे बेटे को स्कूल से बाहर निकाला, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो हालात का शिकार था, उसके लिए उसी के क्लासमेट्स ने ऐसे हालात बना दिए थे कि वो स्कूल के बाथरूम में जाकर हस्तमैथुन करने लगा और वो भी किसी को दिखाते हुए नहीं। उसका वीडियो उसके क्लासमेट्स ने बनाया और उसे लीक कर दिया, यानी कि किसी भी सूरत में उसकी गलती नहीं थी। तो पंकज त्रिपाठी अक्षय कुमार की सिफारिश यानी शिव के किरदार के सिफारिश पर स्कूल को, उस केमिस्ट को जिसने वायग्रा दिया था उनके बेटे को, एक नीम हकीम को, इन तमाम लोगों को अदालत लेकर जाता है। उसका अपना वकील उसका साथ छोड़ देता है क्योंकि सामने होती हैं यामी गौतम, एक निहायत ही कामयाब वकील। और फिर
खुद पंकज त्रिपाठी अपना केस जो है वो लड़ते हैं। और आप जानते हैं उन्होंने केस सिर्फ स्कूल पर या केमिस्ट पर या डॉक्टर पर नहीं किया होता, उन्होंने खुद पर भी केस किया होता है। क्योंकि जब ये सब विवाद चल रहा होता है तो एक बार वो अपने बेटे को थप्पड़ भी मार देते हैं। बेटा इतना मायूस हो जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि आप भी मुझे मारिए। एक दूसरा व्यक्ति बैठा होता है, कहता है अंकल आप भी मुझे मारिए। दोस्तों वो जो पूरा सीन है ना पुलिस स्टेशन के अंदर, अगर आपका बेटा इतना बड़ा है, और मैं जानता हूं कि अक्षय कुमार का भी बेटा उससे थोड़ा बड़ा है जहां तक मैं जानता हूं, उस सीन को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे कई लम्हे हैं इस फिल्म में जिसे देखकर आप इमोशनल हो जाते हैं। और इसीलिए पंकज त्रिपाठी खुद पर भी केस करता है। जज के सामने केस आता है तो पहले तो जज इसे डिसमिस करना चाहते हैं, मगर जैसे जैसे पंकज त्रिपाठी अपनी दलील पेश करते हैं फिल्म की तासीर बदल जाती है। इस फिल्म में बहस शुरू होती है कि क्या इस देश के लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है और स्कूलों के अंदर सेक्स एजुकेशन कैसी पढ़ाई जाए। यह वो देश है जहां कामसूत्र की उत्पत्ति हुई थी, कामसूत्र का सृजन हुआ था। हमारे वेद पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बाकायदा यौन शिक्षा के बारे में जानकारी है। इस फिल्म में कहा गया है कि अंग्रेज आए और उन्होंने उन तमाम चीजों को तहस नहस कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों का मकसद था एक देश के आत्मसम्मान को खत्म करना। पंकज त्रिपाठी इस पूरी फिल्म में बहुत खूबसूरत दलील देते हैं दोस्तों। वो ये कहते हैं कि जो लोग धर्म का नाम लेकर यौन शिक्षा का विरोध करते हैं या सेक्स से जुड़े मुद्दों का विरोध करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इन तमाम चीजों की जानकारी हमारे हिंदू धर्म में सालों से रही है। वो जिक्र करते हैं 2200 साल पहले पंचतंत्र का, और उस पंचतंत्र में भी कामशास्त्र का जिक्र होता है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ यह है कि जो लोग मजहब के नाम पर, जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर उदारवाद का, खुली सोच का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो कहीं ना कहीं अपने ही धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें हमारे धर्म में कूट कूट कर भरी हुई हैं। ये खूबसूरत शिक्षा हमारे धर्म में बनी हुई है, इसीलिए तो हमारा भारत इतना महान है। इसीलिए तो हमारा भारत सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, यानी कि सभी धर्मों के प्रति समान सोच, और पूरी दुनिया मेरा परिवार है। इन तमाम चीजों को बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। दोस्तों मैं आपको एक सीन बतलाना चाहता हूं। दरअसल यामी गौतम वकील होती हैं स्कूल की तरफ से, और वो ये कहती हैं कि हमने इस लड़के को इसलिए निकाला क्योंकि वो अश्लील था। और अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए वो ये कहती हैं कि हमारे स्कूल में एक सेक्स वर्कर का बेटा भी पढ़ता है, उस सेक्स वर्कर को भी बुलाया जाता है अदालत में। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो सवाल जवाब उनके और पंकज त्रिपाठी के बीच में होते हैं ना, उसे देखने के बाद आपकी आंखें नम हो जाती हैं। पंकज त्रिपाठी उन्हें कामसूत्रा के 2 पोजेस दिखाकर कहते हैं कि आपको यह करना आता है, तो यामी गौतम अचानक उठती हैं कि आप इस तरह से एक औरत की तौहीन कैसे कर सकते हैं। मगर वो फिर भी पूछते हैं तो वो कहती हाँ, कामसूत्रा के ये पोज मुझे करने आते हैं। तो पंकज त्रिपाठी कहता है क्यों? वो सेक्स वर्कर कहती है क्योंकि मेरे कस्टमर्स इसकी मांग करते हैं। वो आगे और पूछते हैं कि आपके साथ वक्त बिताकर क्या आपके कस्टमर्स को मजा आता है? तो वो कहती हाँ, आता होगा मजा। और फिर जो अगला सवाल होता है ना, वो बहुत अहम होता है। वो ये पूछते हैं कि अपने कस्टमर्स के साथ वक्त बिताकर या सेक्स करके आपको अच्छा लगता है? तब वो झुंझला कर कहती हैं कि मेरे कुछ कस्टमर्स मुझे नोचते हैं, कुछ मुझे मारते हैं, कुछ तो मेरे सामने रोने लगते हैं, तो मुझे क्या मजा आएगा। तो यहां पर पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि अगर स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होता, सेक्स के बारे में ढंग से पढ़ाया गया होता, तो ये तमाम लोग एक सेक्स वर्कर के पास नहीं जाते, और अगर जाते भी तो उनके साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करते। वो सेक्स वर्कर जिनका बेटा पंकज त्रिपाठी के बेटे के स्कूल में ही पढ़ रहा होता है, वो जैसे ही कटघरे से उतरने वाली होती हैं, पंकज त्रिपाठी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनके सामने इस तरह से सिर झुका देते हैं। तो जज साहब पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक मां के सामने सिर झुकाया है, एक गुरु के सामने सिर झुकाया है, क्योंकि अपना शरीर बेचकर ये मां अपने बेटे की परवरिश कर रही है। इससे खूबसूरत जज्बा आखिर क्या हो सकता है। इसी तरह से इस फिल्म में कई खूबसूरत लम्हे बिखरे हुए हैं दोस्तों। कॉमेडी भी है। इनफैक्ट सेक्स एजुकेशन पर कॉमेडी होने के बावजूद आपको यह फिल्म कहीं भी इंडिसेंट और वल्गर नहीं लगती।
मसलन एक सीन है, इस फिल्म में यामी गौतम उनकी पत्नी और बेटी को कटघरे में बुलाती हैं और पत्नी को कटघरे में रखकर यह सवाल पूछती हैं कि आपकी अपने पति के साथ पहली रात कैसे गुजरी थी। सबसे पहले तो उनकी पत्नी जो है वो हंसने लगती हैं, लगातार हंसने लगती हैं। वो ये कहती हैं, कहाँ तो तुम अपने स्कूल की बात कर रहे थे, ये तो तुम्हारी पहली रात लेके सामने आ गए। और उसके बाद वो लगातार सवाल पूछती हैं। तो इसके जवाब में पत्नी कहती है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं? तो यामी गौतम कहती है नहीं। फिर जज साहब की तरफ उंगली करके कहती है, क्या आपके बच्चे हैं? तो जज साहब कहते हैं हाँ। फिर वो पलटकर यामी गौतम जो कि वकील होती हैं स्कूल की, उनसे कहती हैं, जब तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं तो तुम उस खूबसूरत लम्हे को समझ भी नहीं सकती। आगे कहती हैं, जज साहब से पूछ लो, वो तुम्हें पूरा प्रोसेस बता देंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये पूरी फिल्म जो है खूबसूरत लम्हों से बिखरी हुई है। मगर हां, मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा अक्षय कुमार के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं, अक्षय कुमार इस फिल्म में मरहम की तरह है। बहुत ही खूबसूरत रोल है उनका, शिव भगवान का या शिव के एक दूत का, यह आप फैसला कर लीजिए। दरअसल जब यह फिल्म बनाई गई थी तो वो शिव भगवान थे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से OMG पार्ट 1 में वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो शिव भगवान का जो किरदार है यहां पर, यानी कि अक्षय कुमार का, वो एक मरहम के तौर पर वो बार बार पंकज त्रिपाठी को और उनके परिवार को बचाने आते हैं। मसलन उनके बेटे को ट्रेन के सामने कटने से बचाते हैं और उसके बाद भी जब ये मुकदमा चल रहा होता है और कई ऐसे लम्हे आते हैं जब पंकज त्रिपाठी को लगता है कि वो हार जाएंगे, तब इसी तरह से अक्षय उन्हें एक दिशा दिखाते हैं। एक भी ऐसा लम्हा नहीं है दोस्तों जब आप स्क्रीन से नजर हटा सकें या आप अपनी घड़ी की तरफ देख सकें या आप उबासी ले सकें। निहायत ही कसी हुई फिल्म, और जैसे मैंने कहा, मैं बधाई देना चाहूंगा अमित राय को जो कि इसके डायरेक्टर हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने ये फिल्म लिखी है और मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। और एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों सेंसर बोर्ड इस फिल्म के पीछे पड़ गया था। ये भी खबरें आ रही थी कि 27 जगह से फिल्म को काटा गया है। हालांकि जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको ऐसा लगता नहीं कि फिल्म को कहीं से काटा गया है। उसे दोबारा जिसने भी एडिट किया, बहुत खूबसूरत काम किया, बहुत ही स्मूथली पूरी फिल्म चलती है। और मुझे गर्व है दोस्तों, इस साल ऐसी 2 फिल्में आई हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जो बहुत ही खूबसूरत संदेश देती हैं। एक तो OMG 2 और दूसरी फिल्म सत्य प्रेम की कथा। क्योंकि सत्य प्रेम की कथा जो फिल्म आई थी ना, जिसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी थे, ये डेट रेप पर बेस्ड थी। यानी कि किस तरह से बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है, जो इस समाज की बदनुमा हकीकत है। दोस्तों आप जानते हैं, जब मैं OMG 2 देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि आप में और हम में जिनके बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हैं, 12th स्टैंडर्ड में हैं, 10th स्टैंडर्ड में हैं, जो अपने शरीर को लेकर क्यूरियस हैं, उनमें ढेरों जिज्ञासा भरी हैं और कई बार इसी जिज्ञासा में वो लोग गलतियां भी कर देते हैं, मगर समाज उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता। इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है। तो चलो मान लिया उस लड़के ने कुछ किया, कुछ गलत नहीं किया, मगर उसके साथ हमदर्दी जतलाने के बजाय पहले स्कूल उसे बेइज्जत करता है, फिर उसका परिवार उसे बेइज्जत करता है, उसके क्लासमेट्स उसे बेइज्जत करते हैं और फिर जब केस चलता है तब विरोधी पक्ष की जो वकील हैं वो लगातार उसकी तौहीन करते रहते हैं। मगर इसी लम्हों से निकलकर विवेक जो है उसकी जीत होती है। इसका क्लाइमैक्स देखिएगा दोस्तों, इतना खूबसूरत है, मैं उसे आपको बतलाना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप फिल्म देखें जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फिल्म जो है वो 150 करोड़ की कमाई की तरफ बढ़ रही है। आप में से कई लोगों ने वो फिल्म देख ली होगी। एक बार फिर आई एम सॉरी, इतने दिनों बाद मैं इसका रिव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूं। कायदे से इसे 11 अगस्त को ही पेश करना था, मगर साहब क्या करें, गदर 2 की धूम थी और उसके बाद हम भी छुट्टी पे चले गए थे। अब साहब